बहुत समय पहले की बात है। चित्तौड़गढ़ का एक राजा जिसका नाम सम्राट था, उसकी कोई संतान नहीं थी। राजा रानी ने बहुत से मंदिरों में जाकर मन्नतें मांगी, यज्ञ करवाए, गरीब लोगों को भोजन करवाया, परंतु इन सब प्रयासों के बावजूद भी राजा और रानी को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। राजा को अपने राज्य और प्रजा के भविष्य की चिंता दिन रात सताने लगी। फिर थक हार कर राजा ने एक निर्णय लिया कि वो अपने राज्य के ही किसी बच्चे को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। लेकिन राजा को समझ नहीं आ रहा था कि वो किस आधार पर अपने राज्य के लिए उत्तराधिकारी चुने। राजा इस दुविधा में होता ही है कि तभी वो अपने मंत्री बीरबल को बुलाता है। बीरबल, हम अपने राज्य के लिए बेहतर से बेहतर उत्तराधिकारी नियुक्त करना चाहते हैं, किंतु हमें समझ नहीं आ रहा ये कैसे संभव हो पाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बालक हमारा उत्तराधिकारी बनने के लिए उत्तम है। तभी बीरबल राजा को एक ऐसी तरकीब बताता है जिसे सुनकर राजा खुश हो जाता है। अगली ही सुबह राजा ने अपने राज्य के सभी बच्चों को बुलवाया। फिर राजा ने सबके सामने घोषणा की कि वो वहाँ मौजूद बच्चों में से किसी एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेगा। उसके बाद राजा ने सभी बच्चों के बीच एक छोटी सी थैली बंटवा दी। प्यारे बच्चों, आप सभी को जो थैली दी गई है, इसमें अलग अलग पौधों के बीज हैं। हर बच्चे को सिर्फ एक ही बीज दिया गया है। आपको इसे अपने घर पर ले जाना होगा और गमले में लगाना होगा। 6 महीने बाद हम फिर यहीं इकट्ठे होंगे। उस समय मैं फैसला करूंगा कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्हीं लड़कों में एक चंदन नाम का बालक था। बाकी बच्चों की तरह वो भी खुशी खुशी बीज लेकर अपने घर चला गया और घर आकर चंदन खुशी खुशी अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे राजा ने ये बीज दिया है। मैं इसे सुंदर से गमले में लगाऊंगा। इसे रोज पानी देकर इसे खूब बड़ा करूंगा। अपनी माँ की मदद से चंदन ने एक अच्छा सा गमला चुना और उसमें बीजों को लगा दिया। दिन बीतने लगे। 2 हफ्ते बीत गए पर चंदन के गमले में पौधों का कोई नामो निशान नहीं था। वहीं आसपास के बच्चों के गमलों की उपज बहुत अच्छी हो रही थी। हो सकता है कि मेरा बीज कुछ अलग हो। अभी इसमें भले ही कुछ ना हो, परंतु कुछ दिनों बाद क्या पता कुछ निकल आए। और ऐसा सोचकर पूरी लगन के साथ चंदन उस गमले की देखभाल करता रहा। पर 3 महीने बीत जाने के बाद भी उसका गमला खाली का खाली ही था। वहीं दूसरी ओर बाकी बच्चों के गमले में अच्छे खासे पौधे आ गए थे। चंदन का खाली गमला देखकर सब उसका मजाक बनाते थे। अरे देखो तो इस चंदन के गमले को, अभी तक ये बेचारा बंजर पड़ा हुआ है। और तभी सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी चंदन की दोस्त पिंकी उसके पास आकर कहती है, चंदन, तू चिंता मत कर, तू बस मेहनत करता जा, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। कुछ लोग उसे बेकार की मेहनत करने से मना कर देते हैं, पर इसके बावजूद चंदन ने हार नहीं मानी और लगातार गमले की देखभाल करता रहा। देखते देखते 6 महीने बीत गए और राजा के सामने अपना गमला ले जाने का दिन आ गया। चंदन बहुत चिंतित था क्योंकि अभी भी उसके गमले में कुछ नहीं निकला था। वो मन ही मन सोचने लगा, अगर मैं राजा के सामने चला गया तो सब लोग मुझ पर कितना हंसेंगे और कहीं राजा मुझसे नाराज ना हो जाए। और तो और किसी को यकीन नहीं होगा कि मैंने इस बीज में रोज पानी डाला और इसकी कितनी देखभाल की। सब मुझे आलसी समझेंगे। ऐसा सोचकर चंदन परेशान हो रहा था। चंदन की माँ शांति उसकी परेशानी समझ रही थी और उसने चंदन से कहा, बेटा, नतीजा जो भी हो, तुम्हें राजा का दिया हुआ बीज लौटाना ही चाहिए। फिर तय हुए दिन सभी बच्चे चित्तौड़गढ़ के राजमहल में इकट्ठे हो गए और फिर वहाँ एक से बढ़कर एक फूलों का अंबार लग गया। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से पूरा महल सुगंधित हो गया और तभी चंदन अपना खाली गमला लेकर चुपचाप वहाँ चला गया। बाकी सभी बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी राजा के आने की घोषणा हुई और सभी बच्चे शांति से अपनी जगह पर खड़े हो गए। सबके अंदर बस एक ही प्रश्न चल रहा था कि राजा का उत्तराधिकारी अब कौन बनेगा। राजा बच्चों के बीच से होकर आगे बढ़ने लगे। राजा जहाँ से भी गुजरते बच्चे खड़े हो जाते और अपने आप को योग्य उत्तराधिकारी साबित करने की कोशिश करते हुए अपना गमला दिखाते। तमाम खूबसूरत पौधों को देखने के बाद राजा की नजर चंदन पर पड़ी। राजा ने पूछा, क्या हुआ, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? राजा जी, मैं रोज इसमें पानी डालता था, धूप भी दिखाता था। 6 महीने तक मैंने इसकी पूरी देखभाल की, फिर भी इसमें से पौधा नहीं निकला। राजा ने बाकी गमलों को देखा और आगे बढ़ गए और सभी के गमले देखने के बाद राजा ने कहा, आप सभी लोगों ने खुद को साबित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। ज्यादातर बच्चे किसी भी कीमत पर राजा बनना चाहते थे, लेकिन एक लड़का है जो खाली हाथ ही चला आया। चंदन, तुम यहाँ आओ मेरे पास। और सबके सामने इस तरह बुलाए जाने पर चंदन को बहुत अजीब लगा।
वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही राजा ने उसका गमला उठाकर बाकी बच्चों को दिखाया तो सभी बच्चे हंसने लगे। तभी राजा ने कहा, शांत हो जाइए। 6 महीने पहले मैंने आपको जो बीज दिए थे वो बंजर थे। आप चाहे उनके कितनी भी देखभाल करते, उनमें कुछ नहीं निकलता। लेकिन अफसोस कि आप सबके बीच चंदन ही एक ऐसा है जो खाली हाथ आया और दूसरे बच्चों ने उसकी जगह दूसरे बीज लगा दिए। आप सबको चंदन से कुछ सीखना चाहिए। पहले तो उसने ईमानदारी दिखाई और दूसरे लोगों की तरह बीज में से कुछ ना निकलने पर दूसरा बीज नहीं लगाया, और उसके बाद चंदन ने खाली गमले के साथ यहां आने का साहस भी दिखाया, ये जानते हुए भी कि बाकी लोग उस पर कितना हंसेंगे। और तभी राजा कहते हैं कि चंदन की ईमानदारी ने हमारे दिल को छू लिया, और एक सच्चा राजा वही होता है जो अपनी प्रजा के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करता है और बिना किसी फल की इच्छा किए अपनी प्रजा की सेवा करता है। चंदन ने भी अपने गमले की दिन रात देखभाल की और उसमें बीज न आने के बावजूद बिना किसी फल की इच्छा के 6 महीने तक उसे संभाल कर रखा, और यही एक सच्चे और ईमानदार राजा की निशानी है। मैं घोषणा करता हूँ कि चंदन ही हमारे राज्य का अगला राजा होगा, यानी मेरा उत्तराधिकारी होगा। चंदन के प्रयास से ये कहावत सच हो गई कि सच्ची मेहनत और ईमानदारी कभी खाली नहीं जाती। छलनी ले लो, बटन ले लो, दिया सलाई ले लो। कोई उसकी बात नहीं सुनता। सब उसे देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी समय एक खद्दरधारी व्यक्ति वहां से जाते दिखाई देते हैं। ये मजदूर नेता पंडित राजकिशोर हैं। बसंत उन्हें देखकर उनके पीछे भागता है। साहब, बटन लीजिए, देसी बटन। साहब, दिया सलाई लीजिए। नहीं भाई, कुछ नहीं चाहिए। साहब, एक तो लीजिए, देखिए बटन कितने सस्ते हैं। भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ किसी और को दो। साहब, छलनी लीजिए, दूध छानिए, चाय छानिए। मुझे नहीं चाहिए। बटन नहीं नहीं। दिया सलाई नहीं नहीं। साहब, एक छलनी ले लीजिए, सिर्फ 2 रुपए 25 पैसे कीमत है। पर भाई, मुझे नहीं चाहिए तो क्यों लूं? अच्छा, आप 2 रुपए ही दे दीजिए। ओहो, कह दिया मुझे कुछ नहीं चाहिए। साहब, सवेरे से अब तक कुछ नहीं बिका, आपसे आशा थी। साहब, एक तो ले लीजिए। तुम तो अच्छा, तुम्हें पैसे चाहिए? लो, यह 1 रुपया और जाओ। नहीं साहब, नहीं, मैं पैसे नहीं लूंगा। नहीं लोगे? जी नहीं, आप छलनी खरीद लीजिए। अच्छा, एक छलनी में तुम्हें क्या बचेगा? 25 पैसे। तो बस पैसे ले लो और समझ लो कि मैंने 4 छलनियां खरीद ली। नहीं साहब, नहीं, यह तो भीख है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छलनी ले लें। राजकिशोर पर इस बात का बहुत असर होता है। वे सहसा उस बच्चे को देखते हैं, फिर जेब टटोलते हैं, पर और पैसे नहीं मिलते। राजकिशोर, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, होते तो ले लेता, 10 का नोट है। नोट है, पैसे तो मेरे पास भी नहीं है, कुछ बिका ही नहीं। तभी तो कहता था। अच्छा, कल ले लूंगा, या मेरे घर ले आना, किशनगंज में रहता हूँ। नहीं साहब, आज ही ले लीजिए। आप मुझे नोट दीजिए, मैं अभी बाजार से खुले करवा कर लाता हूँ। भाई तुम तो। बस मैं ये आया। अच्छा लो, भुना लाओ, जल्दी आना। अभी आया साहब, आप यहीं ठहरे, अभी पलक मारते ही आया। बसंत नोट लेकर बाजार की ओर भागता है। राजकिशोर वहीं खड़े रहते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है, वे उत्सुक होकर बाजार की ओर देखते हैं। 15 मिनट हो गए, अब तक नहीं आया, कहाँ रह गया? मुझे तो। तभी एक परिचित मनुष्य वहां आता है। उन्हें देखकर ठिठकता है। पंडित जी, जय हिंद। कहिए, आप यहाँ कैसे खड़े हैं? क्या बताऊं, एक लड़का चिपक गया था,
एक छलनी दे गया है। पैसे थे नहीं, नोट भुनाने गया है। वह लड़का गया है? जी। कितनी देर हो गई? कोई 15-20 मिनट हो गए। तो बस, वह अब नहीं लाएगा। सच? अजी, बाजार के हर कोने पर आजकल ऐसे ही लड़के मिलते हैं। उनका काम गिड़गिड़ा कर लोगों को ठगना है। पर भाई, वह लड़का तो मुझे भला लगता था, विश्वास नहीं होता। अच्छा चलो, कोई बात नहीं, समझेंगे कि 10 रुपए देकर एक पाठ पढ़ा। अच्छा, आप पाठ पढ़ते रहिए, मैं तो चला। मैं भी चलता हूँ। एक ओर किशनगंज का बोर्ड लगा हुआ है। लोग घरों की ओर लौट रहे हैं। उन्हीं के बीच में एक दुबला पतला लड़का जल्दी जल्दी आता है। वह नंगे पैर है, कपड़े फटे हैं, आयु लगभग 10 वर्ष की है। उसकी शक्ल बसंत से मिलती है। वह उसका छोटा भाई प्रताप है। वह आते जाते व्यक्तियों से कुछ पूछ रहा है। उसके मुख पर व्यग्रता है। प्रताप: क्यों जी, किशनगंज यही है? हाँ। पंडित राजकिशोर कहाँ रहते हैं? उधर देखो, वह नीला पर्दा है ना? हाँ। बस वे वहीं रहते हैं। व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। प्रताप नीले पर्दे वाले मकान के सामने जाकर पुकारता है, राजकिशोर जी, पंडित राजकिशोर जी। अंदर से आवाज आती है। कौन? खिड़की से झांक कर देखते हैं। क्यों भाई, क्या बात है? जी, मुझे मेरे भाई ने भेजा है। तुम्हारा भाई? ठहरो, मैं आता हूं। बाहर आकर, तेरा भाई कौन है बच्चे? आज दोपहर को उसने आपको एक छलनी बेची थी। हाँ हाँ, आज मैंने एक लड़के से एक छलनी ली थी और उसे 10 रुपए का नोट दिया था। वह नोट भुनाने गया था, मगर जब भुनाकर लौट रहा था तो मोटर के नीचे आ गया। मोटर उसके ऊपर से निकल गई। क्या? मोटर उसके ऊपर से निकल गई? उसका सामान, पैसे सब बिखर गए। उसके दोनों पैर कुचले गए। पैर कुचले गए? जी हाँ, और इसीलिए वह आपके पास न आ सका। वह बेहोश हो गया था। बहुत मुश्किल से उसे घर ले गए। बहुत देर में जब उसे होश आया तो उसने मुझे आपके पैसे लौटाने के लिए कहा। मैं आपके 8 रुपए लाया हूँ। मेरे रुपए तुम लाए हो? उसने भेजे हैं। लेकिन बच्चे, अब वह अब कहाँ है? घर में। घर में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? जी हाँ, मैं और मेरा भाई, हम दोनों भीखू काका के घर रहते हैं। तुम्हारे माँ बाप क्या? वे मारे गए। दंगों के दिनों में उन्हें किसी ने मार डाला। उन्हें किसी ने मार डाला? तुम दोनों भीखू काका के घर रहते हो? बच्चे, रो मत, मैं अभी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अभी। आप मेरे साथ चलेंगे? हाँ, अभी चलो। पर हाँ, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ से कुछ दूरी पर, रामगंज में। अमर सिंह, मैं रामगंज जा रहा हूँ। तुम इसी वक्त डॉक्टर वर्मा को लेकर वहां आओ। कहना कि एक लड़के की टांगे मोटर के नीचे आकर कुचली गई हैं। जल्दी करो, भीखू काका का घर पूछ लेना। आओ बच्चे, चलें। प्रताप हैरानी से उन्हें देखता है, फिर ठगा सा उनके आगे आगे जाता है। बसंत लेटा है। वह रह रहकर दर्द से कराह उठता है। भीखू काका क्रोध प्रकट करते हैं। भीखू काका: मैं कहता हूँ तू देखकर नहीं चलता। आजकल के छोकरे हवा में उड़ते हैं। इतना बड़ा बाजार है, मोटर, तांगे, साइकिल सभी कुछ है। कहते कहते थक गया। जरा आंख खोलकर चला करो, भागोगे। लो, अब भागने का मजा। काका, गुस्सा मत करो, बहुत दर्द है। बहुत दर्द है? दर्द नहीं तो क्या आराम होगा? अभी तो महीना भर पड़े रहना पड़ेगा। अस्पताल चला जाता, वहाँ आराम मिलता, दवा मिलती। काका, तुम अब अस्पताल पहुँचा दो। मैं पहुँचा दूं?
मुझे बड़ी रकम सौंप रखी है। कहाँ गया वह प्रताप? वह भी कम नवाब नहीं, पैसे देने गया है। ईमानदार है ना? पर यह रहा साहब। अरे, यह तो जमीन पर लेटा है। अरे आप, नमस्ते साहब, जय हिंद। आप आए हैं? कहाँ चोट लगी है बेटा? देखो। साहब, गरीब लड़का है, बेचारा मारा गया, टांग टूट गई। मोटर वाले लाड साहब बने फिरते हैं। राजकिशोर पास आकर टांग देखते हैं। किसी ने फर्स्ट एड दी है, पट्टी बंधी है। छूते ही चीख निकल जाती है। नहीं नहीं, घबराओ नहीं। मैं मोटर से टकरा गया था, इसलिए तब आपके पैसे न लौटा सका। जी हाँ, बेचारा बेहोश हो गया था। होश आया तभी से। आप न जाने क्या सोचते होंगे। उस बात की चिंता ना करो बेटा, मैंने डॉक्टर को बुलवाया है, तुम ठीक हो जाओगे। डॉक्टर को बुलवाया है? डॉक्टर का प्रवेश। डॉक्टर साहब तो आ भी गए। डॉक्टर साहब, बसंत यह रहा। डॉक्टर साहब, मैंने उसे हल्दी डालकर दूध पिलाया है। डॉक्टर पैर देखते हैं। बसंत जोर से ऊंट भींचता है। प्रताप की आंखों से आंसू झरते हैं। वह कभी भाई को देखता है, कभी डॉक्टर को। राजकिशोर उत्सुकता से पूछते हैं, क्यों डॉक्टर साहब, ठीक हो जाएगा ना? पंडित जी, ऐसा लगता है कि एक पैर की हड्डी टूट गई है, दूसरा पैर ठीक है। इसे अभी अस्पताल ले जाना चाहिए। मैं इंजेक्शन लगाता हूँ। आप क्या कर रहे हैं? मैं गरीब हूँ। तुम चिंता मत करो, बस चुपचाप लेटे रहो बेटा। नहीं। डॉक्टर साहब, इसे बचाना ही होगा। यह गरीब है, पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। हाँ हुजूर, आप ठीक कहते हैं। लड़का खरा सोना है हुजूर, तभी मैं इसे अपने घर में रखे हुए हूँ। हुजूर, दोनों भाई दिन भर बाजार में मेहनत करके कमाते हैं। हुजूर, बहुत ईमानदार है। ईमानदार की आखिर सुनी ही जाती है। भीखू काका बोलते बोलते राजकिशोर के पीछे जाते हैं। डॉक्टर प्रताप की सहायता से इंजेक्शन तैयार करते हैं। बसंत आंखें बंद कर लेता है। क्षण भर के लिए उसके मुख पर शांति और कृतज्ञता उभर आती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।